हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो एक चीज मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ। बेटा देखो, अभी तक हमने क्या कर लिया, कंपनी का मीनिंग कर लिया, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स कर लिए, जितने भी सारे मैंने आपको फीचर्स करवाए थे। उसके बाद हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वाला पूरा कंसेप्ट कर लिया कि कौन कौन से केसेस के अंदर, चाहे वो जुडिशियल प्रोविजंस है चाहे वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, कौन कौन से केसेस के अंदर आपकी कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया जाएगा। अब मेरा एक छोटा सा टॉपिक रह गया विच इज ओवरव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। जब अगर मैं टॉपिक को कंप्लीट कर लूंगी तो पूरा मेरा यूनिट 1 का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मेरे को 9 मार्क्स सिक्योर करवाएगा मेरे एग्जामिनेशन के अंदर। क्लियर है? तो मतलब अब ये थोड़ा सा मोटिवेशन बिल्डअप होता है कि इतना इतना कर ले, मेरे इतने इतने मार्क्स सिक्योर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो बस आज की क्लास के अंदर हम एक टॉपिक करेंगे विच इज ओवरव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। अब इस टॉपिक का मतलब क्या है, सिंपल चीज ये समझने की कोशिश करना कि कंपनी लॉ को, मतलब जो कंपनी जिसके अंदर कवर हो रही है, उसको कौन सुपरवाइज करेगा, कौन रेगुलेट करेगा, कैसे रेगुलेट करेंगे, कैसे सुपरवाइज करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, वो इस ओवरव्यू के अंदर हम पढ़ेंगे। परफेक्ट है? ठीक है। अब सोचो, थिंक ऑफ अ सिनेरियो कि किसी भी पर्सन ने कंपनी के साथ कोई भी चीज गलत करी। कंपनी को चाहिए भाई अपना क्या, रिड्रेसल। कंपनी कोर्ट के पास जाएगी। तो कंपनी किस कोर्ट के पास जाएगी? सबसे पहले कंपनी जाएगी बेटा एनसीएलटी के पास, विच इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? कोर्ट होता है। और कंपनी के रिड्रेसल के लिए कौन सा कोर्ट है? एनसीएलटी। अब एनसीएलटी बनता कैसा है? ये जो ट्रिब्यूनल है एनसीएलटी, जिसे हम कोर्ट कहते हैं, ट्रिब्यूनल कहते हैं, हेयर एंड आफ्टरवर्ड्स हम इसको ट्रिब्यूनल रेफर करेंगे। इसका कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन लोग हैं इसके अंदर? तो सबसे पहली चीज तो देखो, कोई भी चीज चलाने के लिए एक प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रिब्यूनल के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और उतने जुडिशियल और टेक्निकल बंदे होंगे जितने सेंट्रल गवर्नमेंट को लगते हैं कि जरूरी है। वो सारे बंदे कौन अपॉइंट करेगी? वो सारे बंदे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करके देगी। पर सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी क्या कि भाई ट्रिब्यूनल के अंदर एक तो प्रेसिडेंट होना ही चाहिए मैंडेटरी, और साथ साथ में उतने जुडिशियल और उतने टेक्निकल बंदे होने चाहिए जितना मुझे ठीक लगता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, प्रेसिडेंट जो होगा एनसीएलटी का, वो पर्सन होगा जो कि हाई कोर्ट का जज रह चुका है। ही हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। एनसीएलटी का प्रेसिडेंट कोई भी नहीं बन सकता। वो बंदा कैलिबर है, वो बंदा कैपेबल है, जो कि हाई कोर्ट का जज रह चुका है। ठीक है? हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, जो है या फिर रह चुका है। तो एक चीज समझ में आ गई कि मैम जो एनसीएलटी का कॉम्पोजिशन है उसमें 3 लोग होते हैं मैंडेटरी। एक तो मेरा प्रेसिडेंट होगा और उतने लोग मेरे जुडिशियल नेचर के होंगे और टेक्निकल नेचर के होंगे जितने सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगते हैं। अब देखो, एक जो प्रेसिडेंट है वो हर तरह के केसेस को तो सॉल्व नहीं कर सकता। तो उस प्रेसिडेंट ने अलग अलग तरीके से क्या बना दिए, अपने बेंचेस। जैसे समझो, एक स्कूल की प्रिंसिपल होती है। अब प्रिंसिपल तो सारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, तो उस प्रिंसिपल ने अलग अलग टीचर्स को अपॉइंट कर दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे स्टडी करवाने के लिए। तो उन आगे जो इस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो क्या है? मल्टीपल बेंचेस। इस ट्रिब्यूनल ने बहुत सारे बेंचेस बना दिए कि भाई आप डायरेक्टली ट्रिब्यूनल प्रेसिडेंट के पास आके क्या करोगे, आपके एरिया में जो बेंच अवेलेबल है वहां पे जाओ, वहां पे अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाओ। तो देखो, जो पावर है ट्रिब्यूनल की वो कैसे एक्सरसाइज करी जाती है? वो बेंचेस के थ्रू एक्सरसाइज करी जाती है। आज स्कूल की जो प्रिंसिपल होती है वो पर्सनली बच्चों को नहीं पढ़ाती, पर उसने मल्टीपल टीचर्स अपॉइंट कर रखे हैं सैलरी बेसिस के ऊपर, जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं। सिमिलरली एनसीएलटी ने मल्टीपल बेंचेस बना रखे हैं जो कि आपकी जो प्रॉब्लम है, कंपनी की प्रॉब्लम का रिड्रेसल करते हैं, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो बेंच बनाए हैं वो बनाए किसने हैं? वो बेटा प्रेसिडेंट ने ये बेंच बनाए हैं। एवरी ऑर्डर जो होगा बेंच का, हम मान लेंगे कि वो ट्रिब्यूनल का ही ऑर्डर है। जो टीचर हमें कह रही है कि कल पिकनिक है, तो भाई हमें ये मान लेना है कि जो पिकनिक ऑर्गेनाइज करी गई है वो प्रिंसिपल के थ्रू ही ऑर्गेनाइज करी गई है। मतलब जो भी ऑर्डर जो है, जो बेंच देगा, हम वो मान लेंगे कि वो मेरा ट्रिब्यूनल का ही ऑर्डर है। ठीक है? अब एक प्रिंसिपल बेंच है। एक प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे है? एक प्रिंसिपल बेंच बेटा आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना। एक प्रिंसिपल बेंच है मेरा जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है? अब उस न्यू दिल्ली के बेंच के अंदर प्रेसिडेंट काम करता है, पर अलग अलग जगह पे तो अलग अलग प्रेसिडेंट रख नहीं सकते। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, और भी बेंचेस है। हर बेंच के अंदर 2 मेंबर होंगे मैंडेटरी। एक मेंबर होगा आपका जुडिशियल मेंबर और एक मेंबर होगा आपका टेक्निकल मेंबर। जुडिशियल बेटा वो मेंबर होता है जो कि मतलब कि जुडी जस्टिस, जो चीजें हैं कि क्या एक्चुअल में होना चाहिए, उस पर फोकस करता है। टेक्निकल वो जो थोड़ा प्रैक्टिकल बंदा है कि प्रैक्टिकल केस सिनेरियो में चीजें कैसे सॉल्व हो रही है, उस पे। जुडिशियल मेंबर वो जिसको किताबी नॉलेज पूरी है कि लॉ की नजरों में ये चीज ऐसे होनी चाहिए। टेक्निकल वो जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी है, ये वो पर्सन है। तो भाई बेंचेस की अगर मैं आपको बात करके दे रही हूँ तो ट्रिब्यूनल के काफी सारे बेंचेस हैं। एक जो उसका प्रिंसिपल बेंच है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। जो बेंचेस है उसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या है? एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक मेरा टेक्निकल मेंबर होगा। बेंचेस बनाता कौन है? बेंचेस मेरा प्रेसिडेंट बनाता है। जो बेंच ऑर्डर देगा वही हम मान लेंगे कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है। डन। अब
ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। जो ट्रिब्यूनल है, आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऐसा नहीं है कि मन घड़ अपना कोई भी कहानी सुना दी, अपना कोई भी डिसीजन दे दिया, थोप दिया बंदों पे, नहीं। सामने वाले पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि भाई तेरे को अपने पक्ष में कुछ कहना है तो तू मुझे बता क्या कहना है। तो हमेशा हर केस में ऐसे ही होता है, जब भी आप किसी कोर्ट में जाते हो तो दोनों पक्षों को बोला जाता है, दोनों पार्टी को बोला जाता है कि आपको अपने लिए क्या बोलना है। तो आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो क्या देगा, वो ऑर्डर देगा जो उसको ठीक लगता है। समझ में आ गया। एफर्ट करे जाएंगे कि भाई जो जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह हो रही है उसका स्पीडी रिड्रेसल हो, स्पीडी डिस्पोजल हो, मतलब टाइमली मैनर के अंदर, रीजनेबल टाइम के अंदर वो इशू रिजॉल्व हो जाए विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, वो चीजें इशू हो जाए विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। कहाँ से, जिस दिन वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी, कमेंस हुई थी। मैम जिस दिन वो प्रोसीडिंग कमेंस हुई थी, पूरा ट्रिब्यूनल फोकस करता है कि विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट वो उस प्रोसीडिंग को डिस्पोज कर दे, खत्म कर दे, उस चीज को रिड्रेसल सोल्यूशन लेकर आए। ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो अपने ऑर्डर को रिव्यू भी कर सकते हैं, बिकॉज गलती तो इंसान से ही होती है। ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर दिया, आपको ठीक नहीं लगा, तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। तो ये सारी चीजें ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल के अंदर आती है। अब मेरे पास ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया, मैं उससे खुश नहीं हूँ, एग्रीव पार्टी, विक्टिम पार्टी दुखी परेशान है कि भाई उसने ऑर्डर जो है वो मेरे फेवर में बोला ही नहीं, मेरे तो अगेंस्ट में बोला, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। बेटा आप जा सकते हो एनक्लैट के पास, एनसीएल के पास, ठीक है, एनक्लैट के पास। अब ये क्या है, एग्रीव पार्टी अपनी अपील फाइल कर सकती है अगेंस्ट एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या था, एनसीएलटी। अगर एनसीएलटी के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो, विच मीन्स एनक्लैट के पास आप जा सकते हो। पर कितने दिनों में जाना पड़ेगा भाई, जिस दिन आपको डिसीजन मिल जाएगा ना ट्रिब्यूनल से, उसके 45 दिनों के अंदर, विद इन 45 डेज आपको एनक्लैट के पास जाके अपना अपील फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा मैम 45 डेज में नहीं जा पाए, गलती हो गई, भूल गई, या कोई मेरे पास रीजनेबल या सफिशिएंट कॉज है कि क्यों नहीं जा पाए, तो क्या मेरा टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकते हैं? यस, ये आपके टाइम लिमिट नेक्स्ट 45 डेज के लिए एक्सटेंड हो सकती है, इसे हम कहते हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। कॉन्डोन का मतलब क्या होता है, फॉरगिव द डिले। कोर्ट कहती है कि भाई 45 दिनों में मेरे पास आना, अगर आप नहीं पहुंच पाए तो क्या, कोई बात नहीं, अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है, आपके पास पक्का एक सबूत है कि क्यों नहीं आ पाए, रीजन है, अच्छा रीजन है, तो आपके डीले को बेटा कॉन्डोन करा जा सकता है नेक्स्ट 45 डेज तक। मतलब टोटल आप एक समझो, अगर आपके पास रीजनेबल कॉज है तो आप 90 डेज के अंदर अपनी अपील जो है वो एनक्लैट में फाइल कर सकते हो। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। मान लो आप इसके डिसीजन से भी खुश नहीं हो, अगर आप एनक्लैट के डिसीजन से भी खुश नहीं हो, तो बेटा फिर तो आपके पास एक बिल्कुल ब्रह्मास्त्र ऑप्शन बचा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ। आप ऐसे ही चले जाओगे? नहीं, क्या इसकी भी टाइम लिमिट है? बिल्कुल हाँ। तो देखो, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, अगर पर्सन जो है दुखी परेशान, विक्टिम पर्सन, एग्रीव पार्टी, कोई भी डिसीजन उसको मिल गया एनक्लैट के थ्रू, वो उससे खुश नहीं है, तो वो उसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी लेकर जा सकता है। पर कितने दिनों में? विद इन अ प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिनों के अंदर। जिस दिन आपके एनक्लैट ने ऑर्डर दिया, उसके ऑर्डर के रिसिप्ट से जिस दिन आपको वो ऑर्डर रिसीव हो गया, उसके अगले 60 दिनों के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। पर मैम नहीं जा पाया, कोई रीजनेबल सफिशिएंट कॉज था मेरे पास, कोई गलती हो गई, नहीं जा पाया, तो क्या वो डीले कॉर्नर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, नेक्स्ट 60 डेज के लिए हो सकता है। मतलब टोटल 120 डेज का आपके पास टाइम लिमिट है कि जिस दिन आपके पास एनक्लैट का ऑर्डर आया उसके 120 दिनों के अंदर आप जा सकते हो। ये जो कॉन्डोनेशन वाला पार्ट है ना, ये सबको नहीं मिलेगा। भाई गलती हुई तो गलती सबकी माफ नहीं करी जाएगी, जिसकी गलती गलती से, मतलब आपके पास रीजन था ये चीज करने का, आप नहीं जा पाए बिकॉज आपके पास सफिशिएंट कॉज है, उन्हीं को ये डीले वाला पार्ट मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन आता है कि आपको एनसीएलटी एक्सप्लेन करना है, तो बेटा आप इस फ्लो में करके आना, बहुत अच्छा आपका आंसर की प्रेजेंटेशन रहने वाली है। डन है? तो हम आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, प्रोसीजर बिफोर द ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। मतलब एनसीएलटी और एनक्लैट के सामने अगर कोई भी काम करना है तो प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, सबसे पहली चीज तो वो समझो। वेस्टेड विद द सेम पावर एज दैट ऑफ सिविल कोर्ट। कह रहे हैं ये जो ट्रिब्यूनल है ना एनसीएलटी, और ये जो आपका एपेलेट ट्रिब्यूनल है एनक्लैट, भाई इसके पास सेम पावर है एज दैट ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का मतलब क्या होता है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपका हाई कोर्ट। तो इनकी जो पावर्स होती है ना कोर्ट की, वो सारी पावर्स इनके पास भी है। क्या क्या पावर्स है भाई? सीधी सी बात है, वो किसी को भी सम्मन कर सकते, सम्मन मतलब कॉल टू कॉल, मतलब किसी को भी बुला सकते हैं कि हाँ भाई इस बंदे को उठा के लेकर आओ। तो भाई अगर कोर्ट ऑर्डर दे देगी ना इस बंदे को लेकर आना है, तो वो बंदा आएगा। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इस पर्सन को
प्रेजेंट करो मेरे सामने। इन्फोर्स द अटेंडेंस, वो कहते हैं कि इस बंदे की अटेंडेंस मुझे हाजिरी चाहिए कोर्ट के अंदर, तो भाई उसके पास ये सेम पावर है जो पावर्स आपके सिविल कोर्ट के पास होती है। सिविल कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। जो पावर्स आपकी सिविल कोर्ट के पास होती है वही सेम पावर आपकी ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल के पास भी है। किसी पर्सन को बुला के लाना है, किसी पर्सन की अटेंडेंस चाहिए तो ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद हम सामने वाले पर्सन से कह सकते हैं कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स है इसको डिस्क्लोज कर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की ये सब सामान हमें चाहिए, या फिर फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स की ये सब चीजें हमें बता, हो सकता है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब क्या होता है, एक तरीके की ना आपने रिटन रिप्रेजेंटेशन कर दे दी कि जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी बातें इसके अंदर लिखी हुई है बिल्कुल सच लिखी हुई है। तो भाई जो जो बातें तुमने लिखी हुई है रिटन डॉक्यूमेंट सारे लेकर आओ, जो आपने अफिक्स करे, कसम खाई कि वो चीजें आपने बिल्कुल सच कर रखी है, सच लिखी हुई, ट्रू है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मुझे कोई पब्लिक रिकॉर्ड चाहिए, कोई आरटीआई वगैरह चाहिए, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड चाहिए, भाई मैं वो भी मांग सकती हूँ। ये ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड्स को भी मांग सकता है। इश्यू कर सकता है कमीशंस, मतलब कमीशन को, एक टीम को अपॉइंट कर सकता है कि भाई जाओ जाके विटनेस को चेक करो, जाओ जाके डॉक्यूमेंट्स को चेक करो, देखो कि कितने ज्यादा ये रेलेवेंट है, कितने ज्यादा ये सही है, फेयर है। ठीक है जी। ये डिसमिस कर सकता है कोई भी रिप्रेजेंटेशन को फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे, मतलब कोई पर्सन आया ही नहीं कोर्ट के अंदर, कहता है भैया कोर्ट का केस खत्म। अगर मुझे कोर्ट के केस को खत्म करना है कि एक ही पार्टी आ रही है, दूसरी पार्टी आई नहीं रही, कोर्ट का केस खत्म। या फिर सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिस, इसका मतलब क्या है, जो भी ऑर्डर मैंने पहले दिया था कि कोर्ट का केस खत्म, हम इसको आगे और प्रोसीड नहीं करेंगे, उस चीज को हटा देना और केस को फिर से रीस्टार्ट करना, वो भी कर सकते हैं। एनी अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब, कोई भी अगर मुझे मैटर लगता है जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो भी, मतलब ये आपका ऐसा क्लॉज आ गया जिसके अंदर कुछ भी और बच गया तो वो भी चीजें वो कर सकता है। ए टू जेड अगर मैं कहूँ इन नटशेल, जो काम आपका कोर्ट कर सकता है वो सारे काम आपका ट्रिब्यूनल दैट इज एनसीएलटी और एनक्लैट कर सकता है। आगे चले, चलो। एनी ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल और द एपेलेट ट्रिब्यूनल, अगर एनसीएलटी ने या एनक्लैट ने कोई भी ऑर्डर दे दिया तो वो सेम मैनर के अंदर प्रोसीड करेगा एज इफ इट वाज अ डिक्री मेड बाय द कोर्ट इन द सूट पेंडिंग देयरइन। इसका मतलब क्या है भाई, डिक्री का मतलब ये होता है कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया कि सामने वाले पर्सन को आपको 1 लाख रुपए देने हैं, तो सामने वाला पर्सन चाहे कुछ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कोर्ट की डिक्री आ गई तो उसको वो काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इस चीज का रेलेवेंस दिखाया गया है कि भाई सेम चीज अगर एनसीएलटी ने या एनक्लैट ने कोई भी ऑर्डर दे दिया तो कुछ भी हो जाए एक तरीके की डिक्री मानी जाएगी कि भाई वो काम होना ही होना चाहिए। ठीक है जी। जितनी भी प्रोसीडिंग्स है ट्रिब्यूनल के सामने या एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने, हम मान लेंगे कि वो सारी की सारी मेरी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। सारी की सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है बेटा, वो जो प्रोसीडिंग्स हम कर रहे हैं, जो कार्यवाही हम कर रहे हैं, वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के ऊपर कर रहे हैं कि सबको इक्वलनेस मिले, किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे कर रहे हैं। सब चीजें एविडेंस के भरोसे कर रहे हैं, दोनों पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सुनने की, उसकी बातें सुनने की, हियरिंग करके। ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत अपना डिसीजन आया बना के सुना के चले गए, दोनों पार्टी को सुना, कार्यवाही करी, पूरी बातों को सुन के काम किया। तो बेसिकली जो भी प्रोसीडिंग इन दोनों ट्रिब्यूनल के सामने आ रही है वो प्रोसीडिंग को हम मानेंगे कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है और उस पर ये सारे काम करे जाएंगे। फिर उसके बाद पॉइंट क्या आता है, कोर्ट में हैव नो जुरिस्डिक्शन। भाई कोई भी ऑर्डर अगर आपका एनसीएलटी या एनक्लैट दे देता है तो उसके अंदर सिविल कोर्ट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस कोर्ट के ऊपर कोई भी इंजंक्शन ऑर्डर नहीं दे सकता। अब ये इंजंक्शन वर्ड जो है बेटा आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा, इंजंक्शन का मतलब किसी भी चीज पर रोकथाम, कोई भी चीज रोकना, मना करना कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते। तो कह रहे अगर कोई भी ऑर्डर इन दोनों ने, इसने या इसने, किसी ने भी दे दिया तो भाई कोई भी सिविल कोर्ट इसके ऊपर कोई भी इंजंक्शन नहीं कर सकती, सिविल कोर्ट इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, उसको ये पावर नहीं दी गई। अब इसको रीड करो, नो सिविल कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच द ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड। मतलब जो काम उनको दिया गया है कोई भी सिविल कोर्ट जो है उसके ऊपर अपनी प्रोसीडिंग चालू नहीं कर सकती। अब इसका एक और रीजन क्या है भाई, कोर्ट का भी टाइम है, टाइम की वैल्यू है। अगर एक चीज आपने क्या करा, एनसीएलटी में भी डाल दी, आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी डाल दी, हाई कोर्ट में भी डाल दी, अरे भाई सारे कोर्ट का टाइम क्यों खराब कर रहे हो, एक ही चीज है ना, एक जगह पे ही रिड्रेसल मिलेगा आपको। एनसीएलटी में नहीं मिलता तो एनक्लैट के पास जाओ, एनक्लैट में नहीं मिलता तो भाई आपके पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में जाओ। मीनवाइल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है। इसके बाद
यहाँ पे लिखा हुआ है एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, और कोई भी इंजंक्शन नहीं ग्रांट किया जा सकता किसी भी कोर्ट के थ्रू या किसी भी अथॉरिटी के थ्रू उन एक्शंस के ऊपर जो कि भाई इन कोर्ट ने ले लिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक हम नटशेल में ये कंसीडर कर सकते हैं कि मैम ये जो ट्रिब्यूनल है एनसीएलटी या फिर जो ये एपेलेट ट्रिब्यूनल है, ये बिल्कुल कोर्ट की तरह काम करते हैं मेरे। जो कोर्ट है और ट्रिब्यूनल है वन एंड द सेम थिंग है, बस कंपनी के लिए एक अलग से कोर्ट डिफाइन कर दिया गया, वो चीज का डिफरेंस है, सिंपल एज इट इज। अब देखो एक क्वेश्चन और बन के आता है, द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एट एडमिनिस्ट्रिंग द कंपनीज एक्ट। भाई कंपनीज एक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए कि सब कंप्लायंस अच्छे तरीके से हो रहे हैं, कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है? सबसे पहली चीज तो ये देखो, अगर आज कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उसका ना सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी इनकॉर्पोरेशन को इंश्योर करवाती है थ्रू आरओसी। आपको पता ही है, आगे मैं आपको प्रोसेस भी समझाऊंगी। आरओसी एक ऐसा पर्सन है जो कि एक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। तो भाई ये इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस जो है वो आया कैसे, आरओसी को ये पावर दी कैसे गई? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी गई आरओसी को। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन कराओ, कंपनी को फॉर्म करो, कंपनी को बनाओ, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओ, उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दो। पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट काम कैसे करती है? आरओसी के थ्रू। ये काम उसने पावर जो है डेलीगेट कर दी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ बेटा रूल मेकिंग पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रूल मेकिंग पावर कि भाई वो एक कंपनीज एक्ट के इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूल्स को फ्रेम कर सकती है। टाइमली बेसिस के ऊपर वो नोटिफिकेशन, सर्कुलर, गाइडलाइंस वगैरह को इशू कर सकती है कि ये चीज ऐसे ऐसे होनी चाहिए। रूल्स फ्रेम कर सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है अपने प्रोविजंस को, मतलब नोटिफिकेशन, सर्कुलर वगैरह वो बना सकती है। ठीक है। थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज। भाई कंपनी एक्ट के लिए वो अलग अलग अथॉरिटीज को अपॉइंट कर सकते हैं, विच इज आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरडी, रीजनल डायरेक्टर, ऑफिशियल लिक्विडेटर। अगर कोई भी कंपनी लिक्विडेट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दी कि भाई कंपनी को लिक्विडेट कर दो, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर को या फिर अदर ऑफिसर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो अपॉइंट कर सकती है। ठीक है। उसके बाद ये जितनी भी सारी अथॉरिटीज होती है ये सीजी के बिहाफ पे ही काम करती है। फोर्थ पॉइंट, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनीज की बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकती है, कंपनी के जो अफेयर है उनको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। किसी चीज को चेक करना, बुक्स को, जो आपकी फिजिकल चीजें होती है, इंस्पेक्शन। पर कोई भी अफेयर को चेक करना कि कोई काम कैसे कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन। अप्रूवल एंड सेंशंस। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए बेटा अप्रूवल्स दे सकती है कि भाई अगर आपको नाम चेंज करना है, अगर आपको आपका कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज करना है, या फिर आपको मैनेजर की रेम्युनरेशन बढ़ानी है, तो ये अप्रूवल और अप्रूवल को ग्रांट करना ये काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अब कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। भाई छोटी मोटी आपने गलतियां कर दी, छोटी मोटी गलतियां कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि कोई बात नहीं, आपके जो भी माइनर ऑफेंसेस है एक प्रिस्क्राइब फी पे करो, एक फी पे करो और ये सारे आपके ऑफेंसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे, विच इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। जो भी आपने छोटी मोटी गलतियां करी है उसके लिए एक प्रिस्क्राइब फी पे करके उस सारी गलतियों को माफ करवा लो। फिर उसके बाद वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। भाई आज कोई भी कंपनी वाइंड अप हो रही तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल उसके अंदर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी कंपनी का कंपल्सरी वाइंड अप भी कर सकती है बेटा, कि भैया ये कंपनी कर दो बंद उठा के, या फिर कंपल्सरी वाइंड अप कर सकती है। कंपल्सरी वाइंड अप के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकती है कि वाइंडिंग अप के प्रोसीडिंग्स के अंदर जो भी काम होगा वो तुम संभालोगे। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा इंश्योर करती है कि सारी की सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स का फुलफिलमेंट हो, सारी चीजों का प्रॉपर डिस्क्लोजर हो, सारी चीजें टाइमली बेसिस पे फाइल हो, सब लोग, सारी कंपनीज जो आज बन रही है वो एथिकल काम करे, एथिकल चीजें काम करे। आपको प्रमोट करती है कि आप ज्यादा ट्रांसपेरेंट होके अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करके काम करो। तो इंश्योर्स कंपनी फॉलो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स एंड गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस। अच्छे काम के लिए कंपनी बनाओ, अच्छे काम के लिए कंपनी का ऑब्जेक्ट रखो और उसको चलाओ। प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट काफी सारे स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इंप्लॉइज, पब्लिक, इन सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है कंपनी से, कि कंपनी के साथ कोई भी डिफ्रॉड ना करे, मिसमैनेजमेंट ना करे, कोई भी गलत काम ना करे। तो ये सारा रोल है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो कंपनीज एक्ट के थ्रू कैसे कंपनी का इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करती है। अब मैम जितनी सारी आपने बातें बोली मुझे याद तो रही नहीं, कोई बात नहीं, ये पॉइंट्स याद रखो, अंदर के एक्सप्लेनेशन आप खुद लिख सकते हो, बस आपको मेजरली ये पॉइंट्स आने चाहिए। सिमिलरली हम समझेंगे कि भाई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी का क्या रोल है कंपनी के इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कि कंपनी अच्छे से काम करे, उसमें आरओसी का रोल क्या है? भाई आरओसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है, ऑब्वियस सी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाती है, विच मीन रजिस्ट्रेशन करवाती है, मतलब इनकॉर्पोरेशन कंपनी को बर्थ देती है। पर किसके थ्रू ये पावर किसको दे दी गई? ये पावर बेटा आरओसी को दे दी गई। आरओसी जब सारे डॉक्यूमेंट्स उसको मिल जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाता है हर चीज से, तो कंपनी को रजिस्टर कर लेता है, कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सीओआई, दे देता है।
कस्टोडियन ऑफ कंपनी रिकॉर्ड। भाई कंपनी की जितनी भी चीजें होती है दैट इज कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इस पे पूरे पूरे चैप्टर जो मैं आगे आपको समझाऊंगी। कंपनी की जितनी भी एनुअल रिटर्न्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सब चीजों की ए टू जेड जानकारी आरओसी के पास होती है, बिकॉज ये आरओसी को आपकी एनुअल बेसिस के ऊपर सबमिट करी जाती है। जब कंपनी बनेगी तो एमओए एओए आरओसी के पास जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो आरओसी के पास जाएगा, जो एनुअल स्टेटमेंट होती है वो भी आरओसी मेंटेन करके रखता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कस्टोडियन ऑफ कंपनीज रिकॉर्ड। फिर कंप्लायंस मॉनिटरिंग। भाई आरओसी का काम ये नहीं है वो टाइमली बेसिस पे देखता है कि कंपनी जो अपनी रिटर्न्स को फाइल कर रही है ना, कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस को फॉलो कर रही है ना, अगर प्रोविजन को फॉलो नहीं करती तो उसको पेनल्टी बना के देता है। उसके बाद अप्रूवल एंड ऑल्टरिंग। अगर मुझे अपनी कंपनीज का नाम में कोई चेंजेस चाहिए या फिर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई चेंजेस चाहिए तो इन सब का अप्रूवल मुझे आपका कौन देता है, आरओसी देता है। फिर अगेन इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करना है कर सकते हैं, कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करना है कर सकते हैं, इंक्वायरी करनी है कर सकते हैं। इनिशिएटिंग ऑफ लीगल एक्शन। भाई अगर मुझे कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेंट फाइल कर लिया कि भाई कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है, तो क्या मैं कंप्लेंट रेज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। समझ में आ गया? यहाँ पे फैसिलिटेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आप देखो कि मोर और लेस इन दोनों के जो पॉइंट्स है ना बेटा वो सिमिलर जा रहे हैं, कि ये भी चाहता है कि कंपनी अच्छे तरीके से काम करे, कंपनी गुड गवर्नेंस में डिसिप्लिन ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे। एक तरीके से जो आरओसी है कंपनी का रेगुलेटरी वॉचडॉग है। वॉचडॉग का मतलब देखता रहता है कि भाई हर समय कंपनी क्या कर रही है, कौन सा गलत काम कर रही है। और यहाँ पे असिस्टेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई ये जो कंपनी के लिए आरओसी ऊपर बिठा दिए गए ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मैसेज देता है कि कंपनी कैसे काम कर रही है। इट एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एट ऑल द रीजनल लेवल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है कि जो चीज सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर थोड़ी डेलीगेट कर दी और इस सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम कर रहा है हमारे सर के ऊपर बैठ के। सारी की सारी रिपोर्टिंग उसको करता है, सारा का सारा डेटा जो है वो मैनेज करता है, प्रोवाइड करता है एमसीए को। और एमसीए का मतलब क्या होता है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक ऐसा आपका पोर्टल है, एक ऐसी आपकी मिनिस्ट्री है जो कि कंपनीज को रेगुलेट करती है इंडिया के अंदर। इंडिया में जो कंपनीज एक्ट के अंदर जितनी भी कंपनीज बनी है उन सबको रेगुलेट करने का एक पोर्टल है विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। उन सबको रेगुलेट करने की एक ही मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। डन है? ठीक है जी। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, कैन अ माइनर एंड अ पार्टनरशिप फर्म बी अ मेंबर ऑफ कंपनी? क्या भाई जो माइनर है या फिर जो पार्टनरशिप फर्म है कंपनी के मेंबर बन सकते हैं? सबसे पहली चीज तो ये समझने की कोशिश करना कि कंपनी का मेंबर बन कौन सकता है। भाई सबसे पहली चीज, जिसका नाम कंपनी के डॉक्यूमेंट से सब्सक्राइब कर रखा हो, एमओए में सब्सक्राइब हो, जिसने कंपनी के शेयर्स ले रखे हो, जो खुद कहता है कि भाई मैं तो कंपनी का राइटिंग में देता है कि भाई मैं तो कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूँ, तो ये लोग कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं। पर क्या माइनर या पार्टनरशिप फर्म बन सकती है? अभी आगे समझेंगे। तो देखो, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मेंबर का मतलब क्या होता है कंपनी के अंदर? बेटा मेंबर का मतलब होता है सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। वो बंदा जिसने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रखा है, जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कहा है कि भाई मैं तो मेंबर हूँ, जिसने मेमोरेंडम साइन करते समय अपने सिग्नेचर डाल रखा है, मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रखा है। हु शैल डीम टू हैव एग्रीड और बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी, जिसने बोला है कि मैं कंपनी का मेंबर हूं, एंड ऑन रजिस्ट्रेशन, जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर चला जाएगा। जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो उस पर्सन का नाम जो है कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी। हर पर्सन जो एग्री करता है राइटिंग के अंदर कि भाई मैं कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूँ और जिसका नाम जो रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर लिख दिया गया वो कंपनी का मेंबर है। हर पर्सन जो कि कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रहा है और जिसका नाम जो है एज अ बेनिफिशियल ओनर कंपनी के रिकॉर्ड्स में, डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में लिख दिया गया, वो कंपनी का मेंबर है। तो मेंबर तीन तरीके से बनते हैं, जिसने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया, जिसने राइटिंग में दे दिया, या जिसने कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर दिया। इस डेफिनेशन के हिसाब से हम ये चीज समझ पाए कि अगर कोई भी पर्सन है जिसने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर लिया या राइटिंग में एग्री कर दिया या फिर कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रखा है डीमैट फॉर्म के अंदर कैसे भी, तो वो कंपनी का मेंबर है और उसका नाम हमेशा रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या माइनर जो है वो मेंबर बन सकता है? तो पहली बात तो ये समझना, हमने बिजनेस लॉ में भी समझा है कि माइनर जो एक ऐसा पर्सन है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। माइनर के पास इतनी सूझबूझ बुद्धि नहीं होती कि हम उसको माने कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। ठीक है? तो इसीलिए अगर वो पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो वो कभी भी कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब नहीं कर सकता, कभी भी राइटिंग में नहीं दे सकता कि भाई मैं तो मेंबर बनना चाहता हूँ। भाई राइटिंग में तो आप कुछ भी लिख दो कि मुकेश अंबानी का घर मेरा, तो मान थोड़ी जाएंगे, बिकॉज आप माइनर हो, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हम ये मानते हैं कि आपको समझ ही नहीं कि जो आप लिख रहे हो वो आप समझ भी नहीं पा रहे कि आप क्या लिख रहे हो। समझ रहे हो कि वो सही भी लिख रहे हो नहीं लिख रहे, बिकॉज हम मानते हैं कि आप कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। ठीक है?
इसका कंक्लूजन क्या आया? इसका कंक्लूजन ये आया कि भैया माइनर को हम मेंबर नहीं मान सकते, बिकॉज़ ना तो माइनर कंपोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही माइनर शेयर्स को एक्वायर कर सकता। ठीक है जी। अब माइनर मेंबर बन कब सकता है ये बताओ? माइनर मेंबर सिर्फ 2 ही केस में बन सकते हैं। पहली चीज़, या तो उसको कंपनी के शेयर एज़ अ गिफ्ट की फॉर्म में मिल गए। कह रहे हैं माइनर इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और ना ही वो शेयर को सब्सक्राइब कर सकता, ना ही वो राइटिंग में दे सकता। पर माइनर को अगर वो शेयर गिफ्ट की फॉर्म में मिल जाए, तो माइनर कंपनी का मेंबर बन सकता है। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है बेटा इनहेरिटेंस का। जिसके फादर के पास या एक पर्सन के पास शेयर्स थे, बट माइनर के पास इनहेरिटेंस में आए, कुछ भी हो गया, कोई भी मेंबर के साथ कुछ भी हो गया, दुर्घटना वगैरह हो गई, उसकी डेथ हो गई, इंसानिटी हो गई, कुछ भी हो गया, तो माइनर को जो वो शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं, अंडर इनहेरिटेंस हुए हैं, तो वो अगर शेयर्स को अंडर इनहेरिटेंस होल्ड कर रहा है, तो वो कंपनी का मेंबर कहलाया जा सकता है। तो एक कंक्लूजन क्या है कि क्या माइनर कंपनी का मेंबर बन सकता है? वैसे तो नहीं बन सकता, क्योंकि कंपनी के मेंबर से भी 3 लोग ही बन सकते हैं। पर माइनर को अगर शेयर गिफ्ट में मिल जाए या फिर अंडर इनहेरिटेंस माइनर को शेयर मिल जाए, तो फिर माइनर जो है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। यही चीज़ लिखी हुई है कि इन 2 सिचुएशन के अंदर ही बन सकता है। पर चाहे खुद से मैं शेयर खरीद लूँ, वो नहीं कर सकता। अब दूसरी बात, क्या पार्टनरशिप फर्म कंपनी के मेंबर बन सकती है? तो देखो, फर्म जो है एक पर्सन नहीं है, तो पर्सन नहीं है तो उसका नाम रजिस्टर के अंदर मेंबर में भी डाल भी नहीं सकते हम। पर जो फर्म है, सच फर्म कैन बी मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती, पर एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या होता है बेटा? आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए है। एनपीओ की वो पार्टनर बन सकती है, एनपीओ की वो मेंबर बन सकती है। ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म तो नहीं बन सकती, क्या पार्टनर बन सकते हैं? हाँ भाई, पार्टनर इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर एक कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। इन केस ऑफ पार्टनर्स, अ फर्म एज सच नॉट बी रजिस्टर्ड एज अ मेंबर। फर्म तो मेंबर की तरह रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, पर क्या पार्टनर हो सकते हैं? बट द पार्टनर्स इन दर इंडिविजुअल नेम मे बी रजिस्टर्ड एज अ जॉइंट होल्डर ऑफ द शेयर्स। वो कह सकते हैं कि भाई इस शेयर को हम होल्ड करते हैं, हम कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं। अब मान लो एक शेयर है, उसमें पार्टनर ए भी है, बी भी है और सी भी है। 3 पार्टनर ने मिलके एक शेयर को सब्सक्राइब किया, तो क्या वो मेंबर बना जाएगा? मान लेंगे कि वो उस शेयर के जॉइंट होल्डर है, तीनों ने मिलके होल्ड करके वो शेयर खरीदा है। डन है ना? अब देखो, इतनी सारी कहानी बताने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आई कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या माइनर कंपनी का मेंबर बन सकता है? पहली बात तो नहीं। रीजन क्या है? माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर खुद से अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकता। पर हाँ, माइनर कंपनी का मेंबर बन सकता है सिर्फ 2 ही केस के अंदर, अगर कंपनी के शेयर उसको एज अ गिफ्ट मिल जाए या फिर अंडर इनहेरिटेंस मिल जाए। फिर दूसरी चीज, क्या पार्टनरशिप फर्म कंपनी के मेंबर बन सकते हैं? पहली बात तो नहीं। फर्म कभी भी कंपनी मेंबर नहीं बन सकती। हॉवेवर फर्म जो है वो सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। पर पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती, तो क्या पार्टनर बन सकते हैं? यस, पार्टनर अपने इंडिविजुअल नाम के अंदर अपने कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। कंपनी का मेंबर बनने के 3 तरीके हैं। कौन से 3 तरीके? अपना नाम मेमोरेंडम में सब्सक्राइब करवा लो, राइटिंग में दे दो। या तो मेमोरेंडम में नाम सब्सक्राइब करा लो, राइटिंग में दे दो कि कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूँ, या फिर शेयर्स होल्ड कर लो डीमैट अकाउंट के अंदर। इन तीनों केसेस के अंदर आपका जो नाम है वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर लिख दिया जाएगा। परफेक्ट है ना? ठीक है जी। इससे पहले मैंने आपको जो ओवरव्यू दिया वो क्लियर है। बस आपको बेटा ये मेन पॉइंट्स याद होने चाहिए। अगर इसमें से याद है आपको, तो काम आपका बन जाएगा। अंदर के एक्सप्लेनेशन आप खुद लिख के आ सकते हो। इट इज़ कि लाइक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, आरओसी का क्या रोल है। आप देखोगे मोर और लेस जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सेम ही जा रहे हैं। तो एक बार अच्छे से कर लोगे, लिख के देख लोगे, तो आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाएँगी। परफेक्ट है। अब देखो, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमारा यूनिट 1 का, सुन रहे हो मेरी बात को? यूनिट 1 जो मेरी इंट्रोडक्शन है, उसका पहला पार्ट क्लियर हो जाएगा और मेरे 9 मार्क्स सिक्योर हो जाएँगे। मार्क्स के फॉर्म में चलोगे तो देखो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि अच्छा, इतना पढ़ने के बाद मैंने इतने नंबर अपने सिक्योर कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे? अपना सेकंड पार्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज़ का, वो भी बहुत ईज़ी है। अलग-अलग टाइप की कंपनीज़ देखेंगे। बेटा देखो, वैसे तो बहुत सारी टाइप की कंपनीज़ हैं, पर मेरे कोर्स में कौन-सी है, मेरे पीवाईक्यू में कौन-कौन सी आ रही है, हम उन्हीं कंपनीज़ के बारे में बातचीत करेंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में, कि भाई एक चीज़ समझो कि कितनी सारी कंपनीज़ है, पर सब नहीं पढ़ेंगे। जो आई है, जो गाइडलाइंस में मेंशन है और जो आती है, उनको पढ़ेंगे। परफेक्ट है? ठीक है जी।